नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। यूएई ने जताई बड़ी चिंता, परमाणु बम के बिना भी ईरान का सुपर पावर जैसा बर्ताव। जर्मन चांसलर बोले ईरान कर रहा अमेरिका को जलील, फेल हुआ अमेरिका। ईरान का नया प्रस्ताव, परमाणु प्रोग्राम पर बाद में चर्चा, व्हाइट हाउस बोला हो रही चर्चा। बंगाल में 142 सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म, अब जनता की बारी। मोदी डिग्री विवाद पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोर्ट से मोहलत, मिला 2 हफ्ते का समय। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने कहा कि ईरान बिना परमाणु हथियारों के भी महाशक्ति जैसा बर्ताव कर रहा है। उन्होंने ईरान के हालिया हमलों को बहुत गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि ईरान की आक्रामकता कोई अचानक हुआ हादसा नहीं थी, ये सब बहुत पहले से प्लानिंग करके और सोच समझ कर किया गया था। यूएई का मानना है कि ईरान अब सुपर पावर की तरह अपनी ताकत दिखा रहा है। गल्फ देशों ने हमेशा कोशिश की कि ईरान के साथ तनाव कम रहे। उन्होंने कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने दिया। इसके बावजूद ईरान ने इलाके में तनाव बढ़ाने का एक रणनीतिक फैसला लिया। गरगाश के मुताबिक अब पुराने तरीकों से ईरान को रोकना मुमकिन नहीं। मिडिल ईस्ट में अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और चुनौतियां बढ़ गई हैं। ईरान का ये रवैया पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होगा। अब दुनिया को ईरान के प्रति अपनी सोच बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संकट ने अरब देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा और उनकी अलग थलग प्राथमिकताओं को उजागर कर दिया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरान के हाथों अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में अमेरिका बुरी तरह मात खा रहा है। मर्ज के मुताबिक ईरानी कूटनीतिज्ञ अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। उन्होंने तंज कसा कि अमेरिकी अधिकारी बार बार इस्लामाबाद जा रहे हैं और खाली हाथ लौट रहे हैं। जर्मन चांसलर ने अमेरिका को चेतावनी दी कि बिना सोचे समझे जंग शुरू करना खतरनाक है। उन्होंने इराक और अफगानिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मर्ज ने इस पूरी स्थिति को बेहद खराब और बिना रणनीति वाली कोशिश बताया। ईरान ने अमेरिका के सामने शांति के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के मुताबिक ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले अमेरिका को पहले पूरी तरह जंग खत्म करनी होगी। ईरान चाहता है कि वॉशिंगटन इस बात की गारंटी दे कि वह दोबारा हमला नहीं करेगा। हॉर्मुज के रास्ते व्यापार और परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा बाद के चरणों में होगी। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि पहले शांति होगी तभी दूसरी बातें होंगी। व्हाइट हाउस को यह प्रस्ताव मिल चुका है और राष्ट्रपति ट्रंप इस पर विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिस पर अभी चर्चा चल रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ईरान के शांति प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के जरिए ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने और युद्ध खत्म करने की बात कही। हालांकि वॉशिंगटन ने साफ कर दिया है कि उसकी पुरानी शर्तें यानी रेड लाइंस अब भी वैसी ही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सुरक्षा टीम के साथ इस प्रस्ताव की बारीकियों को लेकर एक लंबी बैठक की है। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर कुछ अहम समझौतों पर सहमति बन गई है। ईरान और ओमान दोनों ही इस समुद्री रास्ते के किनारे बसे हुए पड़ोसी देश हैं। अराक्ची ने कहा कि साझा हितों को बचाने के लिए दोनों देशों का साथ रहना जरूरी है। अब दोनों देशों के एक्सपर्ट्स इस मामले पर आगे की बारीकियों पर चर्चा करेंगे। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि समुद्री रास्ते को खुला रखने के लिए ठोस समाधान चाहिए। हालांकि ओमान ने अभी तक किसी लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने का जिक्र नहीं किया। फिर भी दोनों देशों के बीच ये बातचीत जंग रोकने की दिशा में बड़ी उम्मीद जगाती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इन दिनों पूरी दुनिया की यात्रा पर निकले हैं। पाकिस्तान का 2 बार दौरा करने के बाद वो सीधे रूस पहुंचे। मॉस्को पहुंचने पर उन्होंने अपनी पाकिस्तान यात्रा को बहुत ही सफल और सकारात्मक बताया। वहां उन्होंने पाकिस्तान के बड़े नेताओं और सेना प्रमुख कासिम मुनीर से लंबी चर्चा की। अराक्ची के मुताबिक शांति वार्ता को लेकर पाकिस्तान के साथ उनकी सलाह मशविरा बहुत शानदार रही। अब वो रूस के साथ मिलकर जंग खत्म करने का कोई नया रास्ता खोजना चाहते हैं। हालांकि शांति के दूसरे दौर की बातचीत को लेकर अभी पूरी दुनिया में सस्पेंस बना है। ऐसे में ईरान का रूस और पाकिस्तान के पास जाना बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को भरोसा दिया है कि रूस पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव मदद करेगा। सोमवार को सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से खास मुलाकात की। इस बैठक के दौरान पुतिन ने जंग रोकने के लिए अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने साफ कहा कि रूस शांति की बहाली के लिए अपनी तरफ से सब कुछ करेगा। पुतिन के मुताबिक यह कदम सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के हित में होगा। रूसी सरकारी मीडिया ने राष्ट्रपति के इस बयान को दुनिया के लिए एक बड़ा
बड़ा संदेश बताया। पुतिन चाहते हैं कि इस इलाके में जल्द से जल्द शांति लौट आए और हालात सामान्य हो। पूरी दुनिया की नजरें अब पुतिन के इस पहल और उसके होने वाले असर पर टिकी हैं। इजराइल के दो बड़े विपक्षी नेताओं नफ्ताली बेनेट और यायार लैपिड ने नेतन्याहू सरकार को गिराने के लिए हाथ मिला लिया है। इस नए चुनावी गठबंधन का नाम टुगेदर रखा गया है। बेनेट ने इसे देश के लिए सबसे बड़ा देशभक्ति का काम बताया। लैपिड का कहना है कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए साथ आए हैं। ये दोनों नेता पहले भी 2021 में नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल कर चुके हैं। इस बार की गठबंधन ने अरब पार्टियों को अपने साथ नहीं रखा है। बेनेट ने दावा किया है कि वो प्रधानमंत्री के कार्यालय की सीमा तय करेंगे। हालिया सर्वे बताते हैं कि ये नया गठबंधन नेतन्याहू को कड़ी टक्कर दे सकता है। गौरतलब है कि नेतन्याहू इस वक्त भ्रष्टाचार के मामलों और गजा जंग को लेकर भारी दबाव में है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने भी उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण का धुआंधार चुनाव प्रचार सोमवार को थम गया। बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी रण के लिए अब नेताओं की जुबानी जंग रुक गई है। इस बार प्रचार में घुसपैठ, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर खूब बार पलटवार हुआ। बीजेपी ने जहां घुसपैठ का मुद्दा उठाया, वहीं ममता ने बीजेपी पर राज्य को बांटने का आरोप लगाया। वो 29 अप्रैल को राज्य के 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 2300 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। अकेले कोलकाता में सुरक्षा के लिए 273 कंपनियां मोर्चा संभालेंगी। इस बार हर बूथ पर वेबकास्टिंग होगी और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके दिग्गज मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। इस दिन 142 सीटों पर मतदान होगा, जो राज्य सरकार का भविष्य तय करेगा। सबसे बड़ी नजर भवानीपुर सीट पर है, जहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में है। उनके सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती पेश कर दी है। ममता के अलावा उनकी कैबिनेट के आधे दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की साख भी दांव पर है। कोलकाता पोर्ट सीट से कद्दावर नेता फिरहाद हकीम दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। टालीगंज सीट पर खेल मंत्री अरूप विश्वास को बीजेपी और वामपंथी दलों से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं बालीगंज सीट से वरिष्ठ मंत्री शोभानंद चट्टोपाध्याय की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। इन सीटों पर मुकाबला इतना त्रिकोणीय है कि किसी भी तरह आसान नहीं दिख रहा है। अमित शाह ने बंगाल के लोगों को भरोसा दिया है कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय सेना सुरक्षा के लिए वहां मौजूद रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के वोटरों के मन से डर निकालने के लिए बड़ा ऐलान किया। सोमवार को कोलकाता के बेहाला में एक विशाल रोड शो के दौरान उन्होंने लोगों को सुरक्षा का पक्का भरोसा दिया। शाह ने कहा कि 29 अप्रैल को बिना किसी डर के पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डालें। उन्होंने साफ किया कि चुनाव खत्म होने के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बल 7 दिनों तक बंगाल में ही रुकेंगे। गृह मंत्री के मुताबिक नतीजे आने के बाद होने वाले किसी भी हिंसा को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने लोगों से कहा कि अब आपको इलाके के गुंडों से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी को 2 हफ्ते का और समय दिया है। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी को राहत दी। इससे पहले फरवरी में भी यूनिवर्सिटी को 3 हफ्ते का समय दिया गया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूनिवर्सिटी को अपक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ भी नया नहीं है और इसे सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए खींचा जा रहा है। दरअसल ये पूरी बहस एक पुराने आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर हो रही है। इससे पहले एक सिंगल जज ने डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने से मना कर दिया था। जज का कहना था कि सिर्फ पद पर होने से किसी की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचे हैं। वो चाहते हैं कि 1978 में बीए का पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच हो। अब देखना होगा कि 2 हफ्ते बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्ट में क्या दलीलें पेश करती है। राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट चुके एजी पिरारे वेलन अब वकील बन गए। उनका नाम अब तमिलनाडु और पुडुचेरी बार एसोसिएशन में एक वकील के तौर पर दर्ज हो गया। वो अब मद्रास हाई कोर्ट में वकालत करेंगे और लोगों की कानूनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में उन्हें रिहा करने का ऐतिहासिक आदेश दिया। वो करीब 30 साल से ज्यादा समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहा। जेल से बाहर आते ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने की ठान ली। उन्होंने बेंगलोर के लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री ली और बार की परीक्षा भी पास की। पिरारी वलन का कहना है कि जेल में अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए उन्हें वकील बनने की प्रेरणा मिली। वो अब खास तौर पर मानवाधिकारों और फांसी की सजा के खिलाफ कोर्ट में अपनी आवाज उठाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.